अमंग ऑल सब्जेक्ट्स इन नीट फिजिक्स सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिजिक्स में होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। फिजिक्स में रटने के लिए उतना नहीं रहता है, थोड़े थियरी क्वेश्चंस रहते हैं ऑफकोर्स, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे, अगर कुछ फॉर्मूला है तो उसके डेरिवेशन को समझे, तो उस फॉर्मूला पर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को फेस कर पाएंगे। और जहाँ तक थियरी क्वेश्चन होते हैं, थोड़े थियरी क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए तो NCERT ऑफ 11th एंड 12th इज सफिशिएंट। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में देखा जाए तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं, और इन सब के लिए मेथड ऑफ अप्रोच थोड़ा अलग अलग रहता है। फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा, फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट फिजिक्स की तरह होते हैं कि आप अगर कॉन्सेप्ट समझे तो आप उस पर जो भी प्रश्न आते हैं उन सब को सॉल्व कर सकते हैं। और थियरी क्वेश्चंस के लिए NCERT, और आप अगर कुछ मॉड्यूल फॉलो करते हैं तो वो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लाइक स्पेशली 11th क्लास के जो चैप्टर्स होते हैं वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडेशन को डेवलप करते हैं। तो आप अगर उन चैप्टर्स में स्ट्रॉन्ग है, उन चैप्टर्स को आप पूरी तरह समझ सके, तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कुछ और आसान हो जाएगी। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा है तो आप जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे फीलिंग्स उत्पन्न करते हैं बच्चों में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सच कहे तो रिवीजन के अलावा कुछ और ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली NCERT अमंग इन केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस NCERT को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मिलती है। उसका लाइन आपको सीखना पड़ता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन क्यों करते हैं? ताकि हम याद कर सकें। ये मेमोरी बेस्ड होता है पार्ट पेपर का, एटलीस्ट इन केमिस्ट्री। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी हो सके पढ़ते रहे। डोंट लूज टच विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब भी टाइम मिले तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब रिफ्रेश करते रहे। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। अगर टाइम ब्रेकिंग क्राइटेरिया देखा जाए तो अमंग ऑल सब्जेक्ट्स बायोलॉजी को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो बायोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के लिए सबसे पहली बात तो NCERT के कॉन्सेप्ट्स जो है हर कोना आपको पढ़ना चाहिए। और बायोलॉजी भी थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, तो उसके लिए कांस्टेंट रिवीजन ज़रूर मदद करता है। और अमंग ऑल सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस NCERT को बायोलॉजी में ही मिलती है, बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन बायोलॉजी के लिए जितना हो सके रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इट इज मेमोरी बेस्ड, ताकि आप सब्जेक्ट सो दैट यू डोंट लूज टच विद द सब्जेक्ट एंड एग्जाम के टाइम आप कॉन्सेप्ट याद कर पाए और अच्छा कर पाए। अब बात करते हैं पेपर कॉम्पोजिशन की ईयर वाइज। देखा जाए तो इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, स्पेशली बायोलॉजी, एक्चुअली पोर्शन 11th में ज़्यादा रहता है कंपेयर टू 12th। और बहुत ऐसे चैप्टर्स होते हैं 11th में जिनके कॉन्सेप्ट्स 12th में कंटिन्यू होते हैं, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वैसे देखा जाए तो 11th क्लास को थोड़ा और वेटेज मिलता है कंपेयर टू 12th जनरली। तो लेकिन इतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं है, मतलब इट इज़ मोर, क्योंकि एक साल में चैप्टर्स ज़्यादा है इसीलिए वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा है। अब नीट की तैयारी मैंने तो सिर्फ 11th में ही शुरू की थी। फाउंडेशन कोचिंग मैंने कुछ की नहीं। 11th एंड 12th आकाश चुमलगिरी में मैंने अपनी कोचिंग की थी, उससे पहले नहीं। तो मुझे लगता है कि स्कूल में फाउंडेशन मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन ये भी है कि हर स्टूडेंट अलग होता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स उनको ऐसा फील होता है कि 11th एंड 12th में जाकर उनको थोड़ी आसानी होगी, उनको फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इन 9th एंड 10th, तो उनके लिए शायद वो सही था। लेकिन मेरे लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि स्कूल में मुझे
अपने स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के अलावा किसी और के बारे में मुझे पढ़ना नहीं था, इसीलिए मैं उसके लिए नहीं गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे नीट प्रिपरेशन शुरू करना ज़रूरी है। 11th एंड 12th में मैंने की थी और इट हेल्प मी, तो वो बच्चे पर डिपेंड, स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं स्टडी रूटीन की। स्टडी रूटीन की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए वर्क करता है। मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं था 11th और 12th में, क्योंकि टाइम टेबल्स, मैं कभी भी टाइम टेबल्स को फॉलो नहीं कर पाया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट अपने कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस को मन में रखते हुए देखिए कि उनके लिए आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है। 11th 12th में आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइम टेबल्स, डिफरेंट डेली स्केड्यूल्स, या अगर आपको थोड़ा फ्री फॉर्म मेथड ऑफ लर्निंग, इफ दैट काइंड ऑफ मेथड वर्क्स वेल फॉर यू, तो फॉलो दैट। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए काम करती है। मेरा कोई फिक्स शेड्यूल होता नहीं था, मैं बस सोचता था कि थोड़े लेसन्स हैं कि इतने मुझे आज करने हैं और वो कैसे ख़त्म करना है वो मतलब मैं दिन चलते हुए मैं देख लेता था। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया। अब देखते हैं नीट और 12th की प्रिपरेशन। पहले तो नीट, एम्स, जिगमर और 12th सभी देखना पड़ता था, लेकिन अब सभी को मर्ज किया गया है और सिर्फ नीट और 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को संभालनी पड़ती है। यहाँ पर भी देखिए तो दोनों एग्जाम्स के लिए सोर्स मटेरियल सेम है, दैट इज एनसीईआरटी ऑफ 11th एंड 12th क्लास। तो उतना अंतर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस सेम है। शायद नीट में थोड़ा और इन डेप्थ हो और मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो, लेकिन बेसिक सोर्स मटेरियल एंड कॉन्सेप्ट्स दोनों के लिए सेम ही है। तो पढ़ना एक ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके में पढ़ना है। नीट के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन व्यू पॉइंट से पढ़ना है, नॉलेज अप्लाई कैसे करते हैं पढ़ना है, और 11th क्लास 12th क्लास सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स लिखने पड़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, जैसा हम स्कूल में पढ़ते आए हैं। तो मटेरियल सेम है, बस उसे अलग अलग तरीकों में यूज करना है, बस उतना ही अंतर होता है। स्टडी टिप्स की बात करें तो इट्स अ लिटिल आयरॉनिक एक्चुअली कि मेरे पास आपको वैसे पर्टिकुलरली बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो एक किसी के लिए काम करता है वो दूसरों के लिए शायद काम ना करे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप किसी भी एक व्यक्ति या एक टॉपर के स्ट्रैटेजी की नकल करने की कोशिश ना करें। ट्राई कीजिए, अगर काम करता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ना हो तो आप एक्सपेरिमेंट करें और अपनी यूनिक स्टडी स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, रिविजन स्ट्रैटेजी डेवलप करें। एग्जाम हॉल प्रिपरेशन की बात करें, एग्जाम डे प्रिपरेशन की बात करें तो एग्जाम डे के दिन सबसे ज़्यादा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माय ओपिनियन इज स्टेइंग काम। आप अगर एक शांत मन से एग्जाम लिखने के लिए जाएंगे तो आपके प्रिपरेशन के, आपके टैलेंट के हिसाब से आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो लास्ट डे का आपका टारगेट, आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आप कैसे खुद को एक ऑप्टिमम फ्रेम ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड में ला सके। उसके लिए आप कुछ करें, रिलैक्स करने के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो करें, म्यूजिक सुनते हैं तो गाने सुनिए आपके पसंद के, या जो भी आपका रिलैक्सेशन टैक्टिक हो आप उस दिन वो फॉलो कीजिए, ताकि एग्जाम हॉल के अंदर आपको कुछ स्ट्रेस ना हो। एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके मत पढ़िए। मतलब मुझे याद है मैंने थोड़ा सा पढ़ा था क्योंकि वो टेंशन थोड़ा सा बढ़ रहा था, लेकिन जितना हो सके आप ना पढ़ें उतना ही बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो टेंशन बढ़ेगा। अगर ऐसा कुछ भी है, एक पॉइंट है या एक कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा सा भी फॉरेन लगता है, तो वो देखकर आप बहुत डर जाएंगे, दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा रियली। तो जितना हो सके लास्ट डे भी आप पढ़ना अवॉइड करें जितना हो सके। तो लास्ट डे, द डे बिफोर द एग्जाम एंड द डे ऑफ द एग्जाम, आप बस यही कोशिश कीजिए कि आप खुद को शांत रख सके, काम एंड कंपोज। आगे के प्लान्स, मेरा ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली है, का कुछ टाइम से एम्स दिल्ली ही रहा है, तो इस रैंक के साथ आई थिंक दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो मैं अपनी MBBS ग्रेजुएशन वहाँ से करना चाहूँगा।
उसके आगे की बात करें तो मैंने उसका अभी तक सोचा नहीं है। डॉक्टर बनने का फैसला भी मैंने थोड़ा लेट ही किया था, 8th या 9th में। तो 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन मेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ मेडिसिन के बेसिस पे मुझे लगता है मैं सर्जरी रिलेटेड किसी फील्ड में शायद मैं इंटरेस्टेड हूँ। मेरी तरफ से बस इतना ही। सभी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। मेरा नाम है मृणाल कुटेरी।